आज बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस जो नेचर के अंदर होती हैं उसके बारे में जानेंगे। जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं हमारी क्या होती है। उससे पहले देखिए जो हम फिजिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जो फिजिक्स है वो क्या होती है। अगर हमें नेचर की स्टडी करनी है, मान लीजिए नेचर की स्टडी करनी है या फिर नेचुरल जो फिनोमिना है उनकी स्टडी करनी है, तो उसके बारे में हमें क्या कौन बताती है, उसके बारे में हमें फिजिक्स बताती है। तो अगर हमें कोई भी नेचुरल फिनोमिना है या फिर नेचर की स्टडी करते हैं तो वो फिजिक्स के अंदर हम करते हैं। तो जो फिजिक्स है वो नेचर की जब स्टडी हम करते हैं तो उसके अंदर कुछ बेसिक लॉ आते हैं जो कि पूरे नेचुरल वर्ल्ड को गवर्न करते हैं, यानी कि नेचुरल वर्ल्ड को हम कुछ बेसिक लॉ से समझ सकते हैं। तो हमारे पास क्या आते हैं, कुछ बेसिक लॉ आते हैं जिनके थ्रू हम पूरे नेचुरल जो फिनोमिना है नेचर के बारे में उसको जान सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर उन्हीं फंडामेंटल फोर्सेस यानी कि जो बेसिक फोर्सेस हैं और जो लॉ हैं, बेसिक लॉ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे जो कि फिजिकल वर्ल्ड को गवर्न करते हैं या फिर कहें कि जो नेचर के फिनोमिना को हमें बताते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फोर्स होती है वो क्या होती है। देखिए फोर्स को आपने पढ़ा है, ये जो है पुश आप इसको बोल सकते हैं या आप इसको पुल बोलते हैं। पुश और पुल जो है आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। और ये जो फोर्स है किसके काम आती है, फोर्स किसी बॉडी को मूव करने के लिए, किसी चीज को रोकने के लिए, तो उसके काम जो है फोर्स आती है, या किसी चीज को डिफॉर्म करने के लिए यानी कि उसकी शेप चेंज करने के लिए या फिर उसको तोड़ने के लिए। तो इस तरह से जो फोर्स है उसको आप समझ सकते हैं। अगर डेली लाइफ का एग्जांपल आप देखें, अगर आपको कोई धकेलता है या कोई हिट करता है तो आप समझ सकते हैं कि उसने जो आपके ऊपर फोर्स लगाई है, वो जो आपको फोर्स लगी है, धकेल दिया है उसने आपको, वो इंपैक्ट है फोर्स का। तो इस तरह से आप फोर्स को समझ सकते हैं डेली लाइफ के अंदर। और अगर आप जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर जाएं, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर, अब मैक्रोस्कोपिक क्या है, जो बड़ी चीजें हैं, तो अगर उसके अंदर आप जाएं, उसके अंदर अगर आप इस फोर्स को समझें तो हम आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को समझेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारी आ जाती है मैक्रोस्कोपिक, यानी कि बड़ी बड़ी चीजों को अगर हमें समझना है, उनको समझने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हम जानेंगे। अब देखिए इसके अंदर जो और कौन कौन सी फोर्स आ जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा मस्कुलर फोर्स आ जाती है, जो कि हम फोर्स लगाते हैं किसी चीज को उठाने के लिए, या कोई एनिमल है वो फोर्स लगाता है तो मस्कुलर फोर्स आ जाती है। टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन है, रोप के अंदर टेंशन है, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स प्रेशर के कारण है। इस तरह से काफी सारी फोर्सेस होती हैं। इसी तरह से लिक्विड के अंदर भी होती है फोर्स। तो फोर्स जो है आप उसको जो है काफी तरह से समझ सकते हैं, अलग अलग तरह से आप उसको जान सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होती है और वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होती है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो अगर हम फिजिक्स के अंदर बात करें तो जो सभी फोर्सेस हैं वो हमारी स्मॉल नंबर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस जो नेचर की हैं उनसे आती हैं, उनको हम समझेंगे। तो जो बेसिक है अगर हम समझें तो हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं, 4 फोर्सेस होती हैं, जिनमें है सबसे पहली ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो कि म्यूचुअल अट्रैक्शन ये करती है, या हम इसको फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बोलते हैं, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के अंदर बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। अब इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है, मान लीजिए पॉइंट बी है, चाहे कोई इससे बड़ी है या इससे बड़ी है, कोई भी बॉडी है उसके पास कुछ ना कुछ मास तो होगा, यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर तो होगी। तो चाहे वो एक पॉइंट हो, चाहे वो एक कण हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। तो मास के अकॉर्डिंग जो है वो बताया गया है कि जो फोर्स होती है ये म्यूचुअल अट्रैक्शन की होती है। म्यूचुअल अट्रैक्शन की फोर्स क्या है, अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी इस वर्ल्ड के अंदर ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। जैसे हमने यहाँ पे बात की, ये पहला हमने एक पॉइंट ले लिया, उससे कुछ बड़ी बॉडी ले ली, उससे फिर ये थर्ड कुछ और बड़ी बॉडी ले ली, सबके पास कुछ ना कुछ मास है, इस पॉइंट के पास भी कुछ ना कुछ मास है। तो अगर हम बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो जो है उनके अंदर जो है म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिवर्स का अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। तो ये हम कहना चाह रहे हैं, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
ये यूनिवर्सल फोर्स होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को आप यूनिवर्सल फोर्स बोल सकते हैं कि ये जो है फोर्स है ये यूनिवर्सल फोर्स है। अब जैसे कि आप इसका एग्जांपल अगर लें, जो ग्रेविटी के कारण जो है, ग्रेविटी के कारण कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो वो आप समझ सकते हैं। तो ये पहले तो एक यूनिवर्सल फोर्स है और ये जो है ये फोर्स गवर्न करती है मोशन ऑफ बॉडी को जो अर्थ के ऊपर गिरती हैं, यानी कि ग्रेविटी के कारण जो गिरती हैं। मान लीजिए ये सरफेस है, कोई सरफेस है, यहां से जो आप कोई चीज जो है ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो जो चीज है वापस जो है नीचे की तरफ आएगी। ये किस कारण से आई? यहां तो आपने फोर्स लगाया तो ये ऊपर की तरफ गई, जो आपने फोर्स लगाया है इसके ऊपर, तो जो आपने लगाया है, और जो नीचे आएगी ये किसके कारण आएगी? ये ग्रेविटी के कारण आएगी। यानी कि ये जो अर्थ का सरफेस है इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये ग्रेविटी के कारण आएगी। तो इस तरह से आप ग्रेविटेशनल फोर्स को समझ सकते हैं। ये जो मोशन है बॉडी का जो हमारे अर्थ के ऊपर गिरती हैं उनको जो है आप समझ सकते हैं उस एग्जांपल के थ्रू। या फिर जो मून है हमारा जो अर्थ के अराउंड घूमता है, या फिर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम छोड़ते हैं ऊपर वो घूमते हैं, तो वो भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही वो घूमते हैं। इसी तरह से अगर अर्थ की बात करें, अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो वो जो है वो भी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण होता है। अब इसको हम समझते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, अब इसको हम जो है एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है m1, स्मॉल m1 दिखा देते हैं, दूसरे का मास है स्मॉल m2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ए पार्टिकल ऑफ मास m1, यानी कि ये जो पार्टिकल है अगर ये जो फोर्स m2 के ऊपर लगाए जो कि अनदर पार्टिकल है जिसका मास m2 है, और ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है? इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो है r। तो मान लीजिए r डिस्टेंस पे है ये, तो r डिस्टेंस से सेपरेट है, तो ये जो फोर्स इन पे लगेगी वो क्या लगेगी? तो इसके लिए जो है न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो ये ग्रेविटेशन फोर्स होगी वो होगी इक्वल टू जी m1 इंटू m2, यानी कि मास जो m1 है एक ऑब्जेक्ट का, मास m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का, डिवाइड बाय जितना इनके बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है r, उसका स्क्वायर। यानी कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, अगर आप देखें r स्क्वायर के, यहाँ पे अगर आप फोर्स को देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगी वो r स्क्वायर के। देखिए r स्क्वायर नीचे है, यानी कि जितना डिस्टेंस जो है आप बढ़ाते चले जाएंगे तो स्क्वायर के अंदर वो जो है फोर्स को अफेक्ट करेगा। यानी कि फोर्स जो है जितनी कम होगी उतना डिस्टेंस जो है ज्यादा होगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा आप बढ़ाते चले जाएंगे ये फोर्स जो है उतना ही कम होगा। तो स्क्वायर के अंदर डिस्टेंस अगर आप बढ़ाएंगे तो जो फोर्स है यानी कि उसकी आधी जो है आपको मिलेगी। जितना आप यहां से डबल कर दें तो फोर्स जो है जितनी लग रही थी उसकी बिल्कुल जो है आधी हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के और उसके स्क्वायर के। और यहाँ पे जो g है, ये हमारा g क्या होता है? इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो g है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो g है, तो इसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप उसको कह सकते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो g है, और इसकी वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप लेते हैं, जो कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 क्या है? यहाँ मास इस ऑब्जेक्ट का। m2 क्या है? मास इस ऑब्जेक्ट का। r क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को आप समझ सकते हैं जो कि हमें न्यूटन ने दिया था। इसको हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट फीचर भी जान लेते हैं। अब इसके अंदर एक और बात आप नोट कीजिए, देखिए जो m1 है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जो m2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, m1 इस तरफ लगाएगा और m2 जो है इसके ऊपर फोर्स जो है इस तरफ लगाएगा, तभी तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ। तो ये जो फोर्स होती है यानी कि m2 ने जो m1 पे लगाई और m1 ने जो m2 पे लगाई, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम इसको बोलते हैं कि ये जो दोनों पार्टिकल हैं ये इक्वल फोर्स लगाएंगे अट्रैक्शन की एक दूसरे पे। यानी कि ये जो है इसके ऊपर जो है फोर्स लगाएगा,
ये इसकी तरफ जाएगा और ये इसकी तरफ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इक्वल बट अपोजिट फोर्स जो होगी वो M2 की M1 पे होगी, यानी कि M1 की अगर इस तरफ है, M2 की इक्वल और अपोजिट फोर्स अगर ये इस तरफ है तो इक्वल और अपोजिट फोर्स ये इस तरफ लगाएगा। तभी ये जो है आप इसको जो है अट्रैक्शन कह सकते हैं, जो हमारा दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे पे लगाएंगे तो एक दूसरे की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे। अब इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो देख लेते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस जो नेचर के अंदर हैं उसके कुछ ग्रेविटेशन फोर्स के इंपॉर्टेंट फीचर। अब देखिए ये वीकेस्ट फोर्स होती है नेचर की, यानी कि ये काफी वीक फोर्स होती है। यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स तो है ही, जैसे हमने देखा कि ये अट्रैक्ट करती है, और ये जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी काम करती है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी छोटे लेवल पे भी काम करती है, बड़े लेवल पे भी काम करती है, और इरिस्पेक्टिव किसी भी साइज के, शेप के, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो तो उन पे ये काम करेगी। और ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होती, ये भी हमें ध्यान रखना है। ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के काम आती है ये, लेकिन ये रिपल्स नहीं करती, लेकिन काफी वीक फोर्स होती है। अगर आप इसको नेचर की फोर्स देखें तो काफी वीकेस्ट फोर्स है। उसके बाद अगर आप देखें ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक भी जो है लाई कर सकती है, यानी कि ये ऑपरेट करती है काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे भी। जब बॉडी जो है काफी बड़ी भी हो तब भी ये लाई करती है, जैसे कि रोटेशन ऑफ अर्थ है सन के अराउंड। जो अर्थ है सन के अराउंड घूमती है, बाकी प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, वो किस कारण से घूमते हैं? ग्रेविटेशनल पुल के कारण घूमते हैं। जो सन लगाता है अर्थ के ऊपर या सन लगाता है दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर, तो ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे भी जो है ऑपरेट करती है। जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है ये इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करती है। अब इनवर्स स्केयर लॉ क्या है? जो हमने पीछे देखा था, F = Gm1 m2/r स्केयर, यानी कि ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के और उसके स्केयर के। ये जो है वेरी करती है, जो ये फोर्स है वेरी करती है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस जो बिटवीन टू बॉडीज है, यानी कि एक हमारे पास m1 था, एक हमारे पास m2 था, इनके बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लीजिए आप, ये r है, तो इसके स्केयर के ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। तो ये इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करती है, तो ये भी हमें यहाँ पे समझना है। ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये सेंट्रल फोर्स होती है। सेंट्रल फोर्स यानी कि ये जो है सेंटर टू सेंटर जो है एक्ट करती है, जो इनकी लाइन को ज्वाइन करेगी, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट है सेंटर, ये इसका सेंटर है, जो ये लाइन इनको ज्वाइन कर रही है इनके सेंटर्स को, अकॉर्डिंग टू जो लाइन जो इन दोनों बॉडी की सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर रही है उस पे ये एक्ट करेगी, एक्ट अलोंग, इस लाइन के अलोंग ये एक्ट करेगी, यानी कि ये सेंटर से लाइन और ये जो सेंटर है ये जो दोनों को ज्वाइन कर रही है, तो इस लाइन के अलोंग ही ये एक्ट करेगी। ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है कंजर्वेटिव नेचर की होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और जो फील्ड पार्टिकल होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के, उनको हम ग्रेविटोन बोलते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। जो फील्ड पार्टिकल है उनको हम बोलते हैं ग्रेविटोन, तो ये भी नाम आप याद रखिएगा। ग्रेविटेशन फोर्स के फील्ड पार्टिकल को ग्रेविटोन बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की। जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये डिस्कवर हुई थी जब रेडियो एक्टिव जो हमारे मटेरियल थे, या कहें कि बीटा डीके जब हुआ था रेडियो एक्टिविटी के अंदर, तो उसके कारण से जनरेट हुए थे। ये जो फोर्स है ये डिस्कवर हुई थी, जैसे कि हमने बात की जब हम स्टडी कर रहे थे फिनोमिना की बीटा डीके की। बीटा डीके का मतलब होता है डिकम्पोज हो जाना, किसी चीज का खत्म होना, या किसी चीज में जो डिकम्पोज होकर चेंज हो जाना, उस चीज का कन्वर्ट हो जाना, तो कुछ भी आप लगा सकते हैं। बीटा डीके जो हुआ रेडियो एक्टिविटी के अंदर, जो रेडियो एक्टिविटी जब वो डिकम्पोज हुआ, बीटा डीके जब हुआ, तो उसके कारण होता है। अब बीटा डीके है क्या, उसको समझ लेते हैं। जो बीटा डीके है इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, जो हमारा एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है हमारा, तो वो क्या है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है एमिट होते हैं, बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से बाहर निकलते हैं, तो अगर हम थ्योरेटिकली कंसीडरेशन देखें तो जो बीटा पार्टिकल हैं, जो बीटा डीके के अंदर जो ये बीटा पार्टिकल निकलते हैं जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से, उनके पास सेम एनर्जी होती है और सेम वेलोसिटी होती है। ये भी हमें इसके अंदर ध्यान रखना है कि जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है इससे जो बीटा पार्टिकल निकलेंगे, यानी कि बीटा डीके जो होगा बीटा पार्टिकल निकलेंगे,
जो पार्टिकल निकलेंगे उनको हम बीटा बोल रहे हैं। तो बीटा पार्टिकल जो निकलेंगे वो जो है उनके पास सेम एनर्जी होती है और सेम वेलोसिटी, यानी कि हर एक पार्टिकल की सेम एनर्जी सेम वेलोसिटी इसने बोला कि उसके पास होती है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो क्या हुआ, जो एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे, जैसे कि हमने बात की इसके अंदर क्या एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की थी, जो ये एमिट हो रहे थे, किससे एमिट हो रहे थे, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से एमिट हो रहे थे, ये हमारी चेंज हो रही थी 0 से कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनकी जो एनर्जी थी 0 से कुछ जो वैल्यू तक चेंज हो रही थी। तो ये देखा गया। लेकिन हमने तो कहा कि जो बीटा पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, सेम वेलोसिटी होती है, तो ये क्यों है, तो ये माना गया कि जो बीटा डीके है, जो ये हमारे पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, ये जो है न्यूट्रॉन, जो हमारा जो न्यूट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन के अंदर और इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो ये हम मानते हैं कि ये होता है बीटा डीके के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि हमने बात की, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ उसकी वैल्यू जो है 0 से मैक्सिमम चेंज हो रही थी, और इसके अंदर होता क्या है, जो न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर, तभी हम इसको बीटा डीके बोल रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो होगा क्या, अब एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा, जैसे कि हमने बात की कि 0 टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू जो है जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रही हैं उनकी है, तो ये जो वैल्यू है ये चेंज क्यों है, तो ये जो है बाद में पता लगाया गया कि जो वेरिएबल बीटा रे है, जो एनर्जी है चेंज हो रही है, वो किस कारण से हो रही है, कुछ हमारे पास अनचार्ज पार्टिकल हैं जिनको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, जो कि हमारे एमिट होते हैं बीटा पार्टिकल के साथ। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि बीटा पार्टिकल एमिट हुए, इनके साथ ये एमिट होते हैं, जिनको हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। इन्हीं के कारण जो है एनर्जी में फर्क पड़ता है, जो एनर्जी जो है वो चेंज होती है। तो इसीलिए जो है वो एनर्जी का कंसेप्ट जो है यहां से निकाला गया कि जो एनर्जी है इस कारण से चेंज हो रही है कि बीटा पार्टिकल के साथ एंटी न्यूट्रिनो जो पार्टिकल हैं वो निकलते हैं। और जब ये एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलते हैं, ये जो है एनर्जी जो होती है बीटा पार्टिकल प्लस इन एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के द्वारा जो है शेयर की जाती है, दोनों के थ्रू शेयर की जाती है। यानी कि एक तो हो गया बीटा पार्टिकल प्लस ये जो है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल हो गए, जिसको हम इस तरह से शो करते हैं। तो दोनों द्वारा जो एनर्जी है वो शेयर की जाती है। अब जब एंटी न्यूट्रिनो मैक्सिमम एनर्जी लेते हैं, यानी कि ये जो पार्टिकल है मैक्सिमम एनर्जी लेते हैं, तो जो बीटा पार्टिकल हैं इनकी एनर्जी मिनिमम होती है, और जब बीटा पार्टिकल मैक्सिमम एनर्जी लेते हैं तो इनकी एनर्जी जो है मिनिमम हो जाती है। तो इस तरह से ये जो है एक एनर्जी को मेंटेन रखते हैं, दोनों ही, एक कम होगा तो एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा तो एक कम होगा। तो इस तरह से बाद में जो है पहले तो थ्योरेटिकली प्रूव किया गया कि एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलते हैं, लेकिन बाद में जो है एक्सपेरिमेंट के साथ जो है जो एंटी न्यूट्रिनो जो पार्टिकल हैं उनको जो है साबित किया गया। तो इस कारण से जो है एनर्जी चेंज जो आ रहा था, इस कारण से पता लगाया गया कि जो एनर्जी चेंज है वो क्यों हो रहा है। तो जो हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे यही लिखा है कि एनर्जी जो एमिटेड हुई ड्यूरिंग बीटा डीके वो शेयर की जाती है बीटा पार्टिकल के द्वारा और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के द्वारा। और जब एंटी न्यूट्रिनो मैक्सिमम एनर्जी कैरी करते हैं तो जो बीटा पार्टिकल है वो मिनिमम एनर्जी कैरी करते हैं, और जब बीटा पार्टिकल मैक्सिमम एनर्जी कैरी करते हैं तो एंटी न्यूट्रिनो जो है मिनिमम एनर्जी कैरी करते हैं। तो इस तरह से ये चलता है। तो इस तरह से ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो एंटी न्यूट्रिनो जो है इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, वीक फोर्सेस के साथ, यानी कि इन दोनों के बीच में होती है वीक फोर्स। तो इस तरह से ये इन वीक फोर्सेस का पता लगाया गया और एनर्जी के कंसेप्ट को समझा गया। अब जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये कौन सी फोर्स है, ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी एलिमेंट के पार्टिकल की। जैसे कि अभी हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में है, तो किसी भी जो एलिमेंट के पार्टिकल हैं लेकिन उनकी जो लाइफ टाइम है काफी छोटी हो, तो उनके बीच की ये फोर्स होती है। अब इसके कुछ हम पॉइंट समझ लेते हैं जो हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स है। अब ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, हम इसको वीक तो बोल रहे हैं, लेकिन ये 10⁻25 टाइम स्ट्रोंगर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इतनी स्ट्रोंग होती है, 10⁻25 टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रोंग होती है, जो हमने पहले पढ़ी। और जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती है
ये हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में जो है एक्ट करती है। सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन है या इस तरह के काफी छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं उनके बीच में ये एक्ट करती है, जैसे कि हमने अभी देखा। तो वीक न्यूक्लियर जो फोर्सेस हैं इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। तो ये थी हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, जिनको हमने समझा बीटा डीके के दौरान जो हमारे इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों के बीच में आई, और जो एनर्जी है वो जो हमने उसके कंसेप्ट को समझा कि वो क्यों चेंज हो रही है, तो इसके बारे में हमने समझा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।